जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो तलवार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से पूरे इतिहास का रुख बदल देता है। एक अकेला शिक्षक जो एक ताकतवर साम्राज्य को धूल में मिला देता है और एक बिल्कुल साधारण से लड़के को सम्राट बना देता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उसी महान रणनीतिकार चाणक्य की, और हम समझेंगे उनकी उस जबरदस्त रणनीति को। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या यह मुमकिन है? क्या सच में एक अकेला शिक्षक इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है? यही सवाल हमें चाणक्य की कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है। एक ऐसी कहानी जहां बदला है, कमाल की रणनीति है और एक राष्ट्र के निर्माण की सोच है। देखिए, इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, मतलब एक जबरदस्त रणनीतिकार। और दूसरी तरफ एक नौजवान लड़का चंद्रगुप्त मौर्य, वही लड़का जिसमें चाणक्य ने एक भविष्य के सम्राट की झलक देख ली थी। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के आने से पहले भारत का जो सबसे ताकतवर राज्य था वो था मगध, और मगध पर राज था नंद वंश का। कहने को तो ये एक बहुत बड़ा और अमीर साम्राज्य था, लेकिन सच तो ये है कि पर्दे के पीछे हालात कुछ और ही थे। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उस वक्त जो आखिरी नंद राजा था, धनानंद, उसकी फौजी ताकत का अंदाजा लगाना भी आप सोचिए मुश्किल था। उसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000, जी हां 3,000 जंगी हाथी थे। मतलब एक ऐसी जबरदस्त ताकत कि आसपास के राज्य तो नाम से ही कांपते थे। लेकिन इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नंद साम्राज्य अंदर ही अंदर से एकदम खोखला हो रहा था। क्यों? क्योंकि धनानंद का राज बहुत जालिम था। लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए गए थे और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट था। नतीजा, जनता में गुस्सा और बेचैनी, मतलब एक क्रांति के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार हो रहा था। और फिर एक दिन वो घटना घटी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कहानियों के मुताबिक राजा धनानंद ने भरी सभा में आचार्य चाणक्य की बेइज्जती की, सिर्फ उनके रूप रंग की वजह से, और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। बस उसी पल चाणक्य ने अपनी चोटी, अपनी शिखा खोल दी और कसम खाई कि जब तक वो नंद वंश को जड़ से खत्म नहीं कर देंगे, तब तक इस शिखा को दोबारा नहीं बांधेंगे। तो अब अपनी इस कसम के साथ चाणक्य एक मिशन पर निकल पड़े। मिशन था एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो धनानंद की जगह ले सके। कोई ऐसा जो सिर्फ राजा ना बने, बल्कि एक आइडियल, एक आदर्श सम्राट बने। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त मिले कैसे। इसको लेकर ना कई अलग अलग कहानियां हैं। जैसे बौद्ध कहानियों में कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त को बच्चों के साथ राजा राजा खेलते हुए देखा। वहीं जैन कहानियों में जिक्र है कि चंद्रगुप्त ने बचपन से ही अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी शुरू कर दी थीं। खैर, कहानी चाहे जो भी सच्ची हो, एक बात तो पक्की है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो चिंगारी, वो लीडर वाली बात पहचान ली थी। और इसके बाद शुरू हुआ चंद्रगुप्त का एक बहुत ही मुश्किल और कठोर प्रशिक्षण। देखिए, ये ट्रेनिंग सिर्फ तलवार चलाना सीखने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये थी अनुशासन की, गुरिल्ला वॉरफेयर की, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की और एक पूरा राजपाट चलाने की कला में माहिर होने की। साफ था, चाणक्य एक लड़के को नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के भविष्य के सम्राट को गढ़ रहे थे। तो आखिर चाणक्य की असली रणनीति थी क्या? देखिए, ये सिर्फ जंग जीतने का कोई सिंपल सा प्लान नहीं था। नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी जिसका हर एक हिस्सा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया था। चाणक्य की इस शानदार सोच का सबसे बड़ा सबूत अगर कुछ है, तो वो है उनका लिखा ग्रंथ अर्थशास्त्र। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये पावर और गवर्नेंस का, कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, एक ब्लूप्रिंट, जिसमें एक देश को चलाने के हर छोटे बड़े पहलू को बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से चाणक्य की पूरी स्ट्रैटेजी 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला था पॉलिटिकल अलायंस, मतलब नंद वंश से जो भी नाराज थे उन सब के साथ गठबंधन बनाकर उसे अकेला कर देना। दूसरा था वॉर स्ट्रैटेजी, जिसमें सीधी लड़ाई से ज्यादा गुरिल्ला युद्ध और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर जोर था। तीसरा, एक मजबूत इकोनॉमी बनाना, ताकि इतनी बड़ी मुहिम और सेना का खर्च उठाया जा सके। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, एक जबरदस्त खुफिया तंत्र, मतलब जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क जो दुश्मन के घर में घुसकर खबर ला सके।
और देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने इसके बारे में क्या कहा है। ये केवल एक मानक ग्रंथ नहीं है, बल्कि राज्य चलाने की कला का यथार्थवादी वर्णन है। मतलब ये किताब आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल और रेलेवेंट है जितनी सदियों पहले थी। अच्छा, चाणक्य के बारे में ना कई बहुत ही दिलचस्प और कभी-कभी तो यकीन न आने वाली कहानियां भी मशहूर हैं। तो चलिए अब जरा इन कहानियों और उनकी असली रणनीति के बीच का जो फर्क है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने भी शायद सुनी होंगी ये कहानियां, जैसे दुश्मन राजा को मारने के लिए विष कन्या का इस्तेमाल करना, या फिर वो गरम रोटी वाली कहानी जिससे उन्होंने सीखा कि किसी साम्राज्य पर बीच से नहीं बल्कि किनारों से हमला करना चाहिए। ये सारी कहानियां दिखाती हैं कि सदियों से चाणक्य की एक जीनियस, एक चतुर रणनीतिकार वाली इमेज कैसे बनी है। तो सवाल फिर वही आता है कि असली मोटिवेशन क्या था? क्या यह सब सिर्फ एक पर्सनल बेइज्जती का बदला था या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? देखिए, कहानियां तो कहती हैं कि यह बदला था, लेकिन जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनका असली लक्ष्य था एक अखंड, स्थिर और खुशहाल भारत बनाना। शायद सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में ही है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब चाणक्य की रणनीति, वो सारी कथाएं और जमीनी हकीकत सब एक साथ आकर नंद वंश के पतन की वजह बनी। लेकिन सुनिए, ये जीत एक झटके में नहीं मिली। राजधानी पाटलिपुत्र पर उनका पहला हमला बुरी तरह नाकामयाब रहा और यहीं पर वो गरम रोटी वाली सीख काम आई। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और सीधे राजधानी पर हमला करने के बजाय पहले आसपास के बॉर्डर के इलाकों को जीतना शुरू किया, नए गठबंधन बनाए और धीरे धीरे नंद साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। और फिर जब धनानंद पूरी तरह से कमजोर और अकेला पड़ गया, तब किया गया फाइनल अटैक। और बस नंद वंश का अंत हो गया। चाणक्य ने अपनी कसम पूरी की और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बिठाया। पर यह सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, यह हिंदुस्तान के पहले महान और सेंट्रलाइज्ड एम्पायर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत थी। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि चाणक्य ने सिर्फ एक नया राजा नहीं बनाया, उन्होंने राज करने का, शासन करने का एक पूरा नया सिस्टम बनाया। उनकी असली विरासत है डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के वो सिद्धांत जिन्होंने आने वाली सदियों तक भारत की दिशा तय की। और जाते जाते एक सवाल, क्या लगता है चाणक्य की ये रणनीति जिसमें डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, क्या ये आज की दुनिया में भी काम आ सकती है? लीडरशिप और नेशन बिल्डिंग को लेकर उनके सिद्धांत आज हमें क्या सिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।